उत्तर प्रदेश में सरकारें बदली, लेकिन ऐसे अधिकारी और नौकरशाहों की राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि हर बार और ज्यादा दुलार और प्यार मिला। अब योगी सरकार में क्या होगा, इनका योग इसी पर आज होगा सवाल। दरअसल मुख्यमंत्री के आसपास अब वो अधिकारी भी मंडराते दिख रहे हैं जो पुरानी सरकारों में विवादित रहे। इन अधिकारियों के बारे में कहा जाता है कि तमाम दाग होने के बाद भी ये हर सरकार में दुलारे रहते हैं। क्या योगी सरकार इन दागी और जुगाड़ू अधिकारियों से बच पाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम बात करेंगे। एक पैनल जुड़ेगा हमारे साथ। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर चर्चा। भरपूर एक्शन में है नए नवेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हर कदम को लेकर सुर्खियां भी बखूबी बटोर रहे हैं। मामला चाहे बूचड़ खाने बंद कराने का हो या फिर थाने और दफ्तरों के औचक निरीक्षण का, हड़कंप सा मचा है हर जगह। यानी आदित्यनाथ योगी पूरे एक्शन के साथ उत्तर प्रदेश की काया बदलने में लगे हुए हैं। लेकिन इस काया की चमक को तभी बरकरार रखा जा सकता है जब दागी अधिकारियों से दूर रहे सरकार। लेकिन सरकार का ऐसे अधिकारियों से दूर रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये जुगाड़ू अधिकारी सेटिंग गेटिंग की गोटियां बिछाकर शामिल हो ही जाते हैं और उनके कारनामों के दाग सरकार के दामन पर ही लगते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि सरकार की डिक्शनरी में भी अधिकारियों के साथ व्यवहार और बर्ताव के शब्द अलग अलग होते हैं। एक तरफ दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे अधिकारी निलंबित हो जाती हैं, तो वहीं यादव सिंह सरी के वरिष्ठ नौकरशाहों पर सरकार की नजरें इनायत रहती है। मलाईदार ओहदों पर अधिकारियों की पोस्टिंग का पैंतरा किसी से छिपा नहीं है। दागी अधिकारियों को सरकारी संरक्षण का सवाल भी खूब शोर करता रहा। एनआरएचएम घोटाले के आरोपी आईएएस अफसर प्रदीप शुक्ला की बहाली की पटकथा भी सरकार के रहमो करम पर ही लिखी गई थी। ये प्रदीप शुक्ला का रसूख था कि जेल की सलाखों में जाने के बाद भी निलंबित नहीं हुए थे शुक्ला जी। आईएएस राजीव कुमार, अरुण मिश्रा, पंधारी यादव और यादव सिंह, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो पुरानी सरकार में भी खूब सुर्खियों में रहे। पंधारी यादव पर तो मनरेगा की मद से 98 करोड़ के नाश्ते का आरोप है। इन सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जांच हुई, आरोप सिद्ध हुए, बावजूद इसके ये महत्वपूर्ण और मलाईदार पदों पर विराजमान ही रहे। हालात तो ये भी रहे जब खुद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी वाले रमा रमन की काबिलियत का फार्मूला ये कहते हुए पूछ लिया था कि आखिर इस अफसर को हटाते क्यों नहीं। लखनऊ विकास प्राधिकरण में तो और भी एक से एक बड़े विवादित साहब बैठे हैं। बहरहाल छोटे छोटे अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर तो धड़ाधड़ गिर रही है गाज, लेकिन पिछली सरकारों के दागदार चेहरे अब नई सरकार में भी मंडराते हुए दिख रहे हैं। सवाल ये है कि क्या दागी और जुगाड़ू अधिकारियों से बच पाएंगे योगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। क्या दागी और जुगाड़ू अधिकारियों से बच पाएगी योगी सरकार? क्योंकि इससे पहले ये जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों पर प्यार किस तरीके से बरसा, इन अधिकारियों का राज कैसे रहा, हम बखूबी जानते हैं और दिखाते भी रहे हैं। के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे चल रहे हैं अमिताभ जी के पास। अमिताभ जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या समझा जाए, कैसे बचेगी सरकार? पंकज, यही चुनौती है। मैं मानता हूं कि सिपाही और पटवारी और सरकारी अस्पताल का फार्मासिस्ट, इनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऊपर का सिस्टम दुरुस्त हो तो नीचे अपने आप दुरुस्त हो जाता है सिस्टम। लेकिन उत्तर प्रदेश का पिछले कुछ करीब 1.5-2 दशक का जो अनुभव है, वो अनुभव बड़ा कड़वा है। दागी सबके दुलारे रहे और यही
प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई भाजपा सरकार और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की परीक्षा है। ये दागी, ये जुगाड़ू, ये भ्रष्ट लोग सरकार से अलग रहे, ये बड़ा इम्तिहान है। और ये प्रदेश उम्मीद भी करता है, अपेक्षा भी करता है, आकांक्षा भी करता है कि इन लोगों को इस सरकार में प्रश्रय नहीं मिले। लेकिन एक खतरा हमेशा मंडराता है कि ये लोग सेटिंग गेटिंग की कला में इतने निष्णात हैं। आप सोचिए, धुर विरोधी पार्टियों की सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, अदल बदल के सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा, लेकिन कुछ अधिकारी इतने काबिल थे कि वो हर सरकार में मलाई का सेवन किए और भयंकर रूप से उद्रस्त किए मलाई। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। सर्विस रूल कहता है अधिकारी जेल चला जाए, 24 घंटे जेल रह ले, निलंबित हो जाए। एक सज्जन जेल गए थे, वो जेल के बाद भी बर्खास्त नहीं हुए। उन पर भगवान राम की ऐसी कृपा, बर्खास्त ही नहीं हुए। बाद में जब मैंने उनकी कुंडली निकाली तो मुझे लोगों ने बताया कि ये तो हर मुख्यमंत्री के दुल्हनुआ रहे हैं। एक नया चलन मैं देख रहा हूं, एक नया चलन। अनीस अंसारी साहब है, वो इस पर रोशनी डाल पाएंगे मेरे ख्याल से जब जुड़ेंगे हमसे। जो प्रमोटी आईएएस है वो इस कला में और ज्यादा निष्णात है, घाट घाट का पानी पी के आए हैं, वो सिद्ध हो गए इस कला में। ईमानदार अधिकारी फिर मुडेर पर बैठा देख रहा है कि क्या होगा। ये परिस्थितियां हैं। क्या उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन महाभ्रष्ट अधिकारियों का चयन करती थी? वो महाभ्रष्ट अधिकारी सर्वोच्च पदों पर रहे कि नहीं रहे? वो लोग उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नौकरशाह रहे कि नहीं रहे? यहां तो एक जूनियर इंजीनियर 10,000 करोड़ का आदमी हो जाता है, बाकी अधिकारी तो छोड़ो। तो ये बड़ी चुनौती है। शासन का डिलीवरी मैकेनिज्म इसी बात पर टिकेगा कि योगी जी की सरकार इन दागी, जुगाड़ू और भ्रष्ट अधिकारियों से अपना दामन कैसे बचा के रखती है। मूल प्रश्न सिर्फ इतना है जी, अगर ये कर पाए तो शासन अच्छा होगा, ये नहीं हुआ तो शासन में बहुत बदलाव नहीं दिखेगा। तब शायद इतने बड़े जनादेश का जो मंतव्य है वो अधूरा हो जाएगा। जी, अनीस अंसारी साहब जुड़ गए हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अनीस साहब, उत्तर प्रदेश में इतने चर्चित अधिकारी हो लिए, नेताओं में जानी दुश्मनी, एक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहता है आदमी, दोनों मुख्यमंत्रियों में भयंकर विरोध, वो दूसरा मुख्यमंत्री होता है वो उसके भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो जाते हैं रातों रात। ये जादू क्या है, ये मंत्र क्या है? अनीस साहब, आप अधिकारी रहे हैं, आपने देखा होगा। देखिए, जो वर्ल्ड बैंक के और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाला के जो सर्वे हुए हैं हिंदुस्तान के भी और यूपी के भी, उनके हिसाब से तकरीबन 2/3 आबादी जिनके सर्वे हुए, 2/3 लोगों ने ये तस्दीक की कि उनको जिंदगी में कभी न कभी अपना काम कराने के लिए पैसे देने पड़े, या पैसे देकर उन्होंने अपने काम कराए, अपने आप को बचाने के लिए पैसे देने पड़े या दूसरों से गलत काम कराने के लिए। 2/3 आबादी। तो ये चीज ऐसी है जिसपे जब तक बहुत ही सिस्टम के तौर पर एक कंसेंसस, एक आम भावना नहीं पैदा की जाएगी, खासतौर से हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में और बिजनेस में, ये 3 अंग हैं। जब तक इनमें ये भावना नहीं पैदा की जाएगी
कि करप्शन से तरक्की रुकती है इकोनॉमिक और गरीबों को बहुत नुकसान होता है, तब तक इस चीज को कम करने में रुकावटें रहेंगी। होता यह है बुनियादी तौर पर कि जहां पर ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस है, माइनिंग है, यहां पर गवर्नमेंट की सर्विसेज सेवाएं दी जाती हैं, जैसे नरेगा वाला, इन 3-4 सेक्टर में बहुत ही गुंजाइश रहती है पैसा बनाने की, और इस गुंजाइश पे डिस्कशन होने की वजह से पॉलिटिशियन। अंसारी साहब, मेरा सवाल दूसरा है। ये तो सब जानते हैं पैसा बनाने की गुंजाइश कहाँ है, और बिजनेस, ये जानते हैं। मेरा सवाल दूसरा था, ये दागी लोग, ये जुगाड़ू लोग हर सरकार में अपना टाका कैसे फिट कर लेते हैं, ये समझना चाह रहा था। कल तो एक सपा का दुलारा होता है, सरकार बदलने पर बसपा का दुलारा हो जाता है। मैं उसी तरह ये मैं समझना चाह रहा हूं। मैं इशारा ये, जहां पर पैसे बनाने की गुंजाइश होती है उसमें 3 वर्गों के लोग ज्यादातर फायदा उठा पाते हैं। पॉलिटिशियन का ग्रुप, बिजनेस वाले लोग और ब्यूरोक्रेसी में नीचे से लेकर ऊपर तक, इन 3 ग्रुपों का फायदा होता है। तो इस वजह से जो लोग पैसा बनाने में माहिर समझे जाते हैं, चाहे वो अफसरों में हो या बिजनेस में हो, अनिल साहब एक नेक्सस है, बड़ा खतरनाक नेक्सस है। अनिल साहब आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। देवेंद्र प्रताप, ये बात स्थापित सत्य है कि कोई भी सरकार हो, कोई मंत्रिमंडल हो, तब तक जमीन पर परिणाम नहीं आते जब तक कि ब्यूरोक्रेसी ईमानदार नहीं हो, कार्यक्षम नहीं हो, प्रभावशाली नहीं हो। लेकिन मेरा तजुर्बा बताता है, पिछले कुछ लंबे समय से उत्तर प्रदेश में हमने देखा सरकारें बदली, विरोधी दलों की सरकारें आई, लेकिन वो कुछ भ्रष्ट अधिकारी सबके दुलारे हो जाते हैं। वो कौन सा मंत्र है, कौन सा बीज मंत्र है, कौन सी तांत्रिक सिद्धि है जिसको साध के ये दागी अधिकारी सत्ता को साध लेते हैं? देवेंद्र, अमिताभ सर, आप बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही सम्मानित प्रदेश और देश के पत्रकार हैं, और जिस मुद्दे को आपने रखा है ये निश्चित तौर पे देश और प्रदेश और समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं कहना चाहता हूं बहुत साफगोई से कि देश की सबसे प्रतिष्ठित जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो IAS इंडियन सिविल सर्विसेज का जो कंपटीशन होता है, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं इकलौता ऐसा कंपटीशन है जो सबसे पारदर्शी तरीके से वो लड़के वहां चुने जाते हैं, और IAS, IPS, IFS जैसे बहुत सारे संस्थाओं में जाते हैं, और उसके बाद जब प्रदेश में आते हैं उनके अंदर जो संवैधानिक उनको अधिकार प्राप्त होता है, निश्चित तौर पर उनके अंदर देश और समाज की सेवा करने का एक संकल्प होता है, और वो काम करना भी चाहते हैं शुचिता और ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ। लेकिन तो जो हमारे वरिष्ठतम जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे और बहुत ईमानदार अधिकारी, हम सब इनकी बहुत सम्मान करते हैं। हमारे बड़े भाई, हमारे अगुआ, हमारे मार्गदर्शक के रूप में अनीस अंसारी साहब जो बात कहे, निश्चित तौर पे जब जुगाड़ तंत्र आता है, जब जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय से बढ़ करके और पॉलिटिकल पार्टियां, जब कोई बसपा सरकार आ जाए या भाजपा सरकार आ जाए या कांग्रेस सरकार आ जाए या सपा सरकार आ जाए, जब लोग जो है अपने जातीय संतुलन को बना करके अधिकारियों का पोस्टिंग करने का काम करते हैं, और उनसे, और जो कहा गया, उन्होंने बिल्कुल सही बात कहा, अधिकारी सुनो ना, एक मिनट सुनो, इस बात को ध्यान में रखिए, इस बात देवेंद्र सुनिए, इस बात को ध्यान में रखिए आप कि एक बड़े IAS अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो बस मायावती जी की सरकार में भी पहले 3 नौकरशाहों में थे, अखिलेश जी की सरकार में वो पहले नंबर के महत्वपूर्ण नौकरशाह रहे 5 साल। वो ना तो यादव हैं ना दलित थे, इसलिए जात मजहब का खेल नहीं है,
यहां तो कुछ दूसरा खेल है। अनीस साहब समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। निश्चित तौर पे ये वो गलत ना तो है दलित और थे, गलत है, ना यादव थे। चाहिए ऐसे जुगाड़ी लेकिन लोगों को, पिछली सरकार में नाक का बाल रहे, उससे पिछली सरकार में भी नाक का बाल रहे। ऐसे जुगाड़ी लेकिन लोगों को, पिछली सरकार में नाक का बाल रहे, उससे पिछली सरकार में भी नाक का बाल रहे। ऐसे जुगाड़ी लेकिन लोगों को, पिछली सरकार में नाक का बाल रहे, उससे पिछली सरकार में भी नाक का बाल रहे। सर ये दुर्भाग्य है प्रदेश का। ये निश्चित तौर पर इसमें ईमानदारी बरतनी चाहिए और जो सरकार उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी का, एक योगी का ये सरकार आई है, यदि शुचिता से, ईमानदारी से उत्तर प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे जो है ईमानदार अधिकारियों को जिलों में और एसपीडीएम बनाना पड़ेगा, प्रमुख अच्छे पद पर रखना पड़ेगा। वो जुगाड़ के लोग जो आते हैं निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। मैं राजीव मिश्रा को बहस में ले आऊं, उसमें देवेंद्र भाई का भी साथ रोकूंगा, क्योंकि आज कुछ नाम है दलित आंदोलन से जन्मी पार्टी बसपा, उसके कार्यकाल में शुक्ला जी महत्वपूर्ण रहे। पिछड़ों की पार्टी सपा, उसमें रहे महत्वपूर्ण शुक्ला जी। रमा रमन जी की जात न तो बसपा के उससे मेल खाती है राजनीति से, न सपा के, फिर भी वो महत्वपूर्ण रहे। इसलिए जात का खेल तो नहीं है, यहां खेल कोई दूसरा है। राजीव मिश्रा जो खेल है सब समझ रहे हैं। क्या योगी जी की सरकार ऐसे दागी और जुगाड़ुओं को दूर रख पाएगी? अंताब जी जो अंताब जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं बताना चाहता हूं एक योगी से पाला पड़ा है। आपको बताना चाहता हूं जो योगी है, जिस तरह से पहले दिन में सरकार थी वही चीफ सेक्रेटरी थे, वही प्रमुख से वो थे डीजीपी, वही डीएम थे, वही एसपी थे, वही इंस्पेक्टर है, वही सीओ। अभी हमने कोई चीज बदला नहीं है। लेकिन आपने देखा योगी का करिश्मा किस तरह से लाइन ऑर्डर को मजबूत करने का काम किया। अभी किसी को हमने बदला नहीं है। योगी से मिलने बहुत जने गए हैं। आपका जो इशारा है, एक डंडा वैसे भी गए थे, योगी को उन्होंने मना कर दिया हमसे मिलने से। लेकिन मैं बताना चाहता हूं यहां पे योगी ने जिस दिन शपथ ली थी उस दिन मंत्रियों की भी शपथ दिलाई थी, तो उसी दिन आईएएसओ की भी शपथ दिलाई है कि आप अपनी संपत्ति घोषणा कर दीजिए। और योगी छोड़ने वाला नहीं है, ये भी बिल्कुल आप तय मान लीजिए। ये बिल्कुल वो 3 बजे आरती करेंगे तो 4 बजे आईएएसओ की भी घंटी बजा देंगे, वैसे ही योगी आए। और मैं बताना चाहता हूं आपका इशारा जिस आईएएस के ऊपर है वो मिलने भी गए थे, लेकिन मिलने से भी उन्होंने मना कर दिया। जिस सरकार के इंपॉर्टेंट पोस्ट में थे आज वो डंडा लेके चल रहे, उन डंडे को भी मना कर दिया कि नहीं आपसे नहीं मिलना चाहता। वो योगी है, उसे मालूम है कौन भ्रष्टाचारी है और उसने कलई खोल के रख देगा। अगर आईएएसओ अपने जिस शपथ दिलाता है स्वच्छता की, जो वो शपथ दिलाता है संपत्तियों की अपने ब्यौरा को, और जो अच्छे अधिकारी होंगे वही पोस्टिंग होंगे। और जो आपका इशारा है वो मैं मान रहा हूं वो होने वाले नहीं है। इसमें ये योगी है, बिल्कुल योग की तरह अधिकारियों को देख के चयनित करके तब वो पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है राजीव भाई का ऐसा हो यही कामना है राजीव भाई। ठीक है अनीस अंसारी साहब, एक जूनियर इंजीनियर भर्ती हुआ नौजवान, फिर वो सीनियर इंजीनियर हुआ, कुछ हुआ, ठीक, बहुत काबिल आदमी नहीं था, लेकिन उसके घर जब छापा पड़ा तो 2.5 किलो हीरा निकला। कितना? 2.5 किलो हीरा। अमिताभ अग्निहोत्री के घर, अनीस अंसारी के घर 2.5 किलो जीरा नहीं मिलेगा, उनके यहाँ हीरा मिला 2.5 किलो। और उनके घर तमाम नेता जाते थे नोएडा में। उससे पहले किसी ने देखा नहीं कि बाबू तुम्हारी तनख्वाह 70,000 रुपए जो ट्रेजरी से आती है और ये 5 लाख की घड़ी हाथ में, ये 2 करोड़ की गाड़ी बंगले के बाहर, ये 50 करोड़ का बंगला। अंसारी साहब दिखता नहीं क्या लोगों को? जी
कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पब्लिक सर्विसेज में, राजकीय सेवाओं में करप्शन बढ़ा है। एक तो बड़ा फैक्टर ये है कि आजकल के जो इलेक्शंस हैं वो पहले के मुकाबले में बहुत महंगे हो गए हैं और ऐसे लोग भी इलेक्शन में लड़ने की कोशिश करते हैं जो जनता से जिनका जुड़ाव कम है और उसकी वजह से उनको खर्चा बढ़ा के करना पड़ता है इलेक्शन में। तो कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे हमारी निर्वाचन व्यवस्था ऐसी हो जाए कि ईमानदार छवि के जो पब्लिक वर्कर हैं वो कम खर्चा करके भी इलेक्ट हो सकें। ये एक बहुत बुनियादी एरिया है काम करने का। अगर इसके सिस्टम में सुधार हो जाए तो जो लालच है पैसा कमाने की ताकि इलेक्शन में जीत सकें, गवर्नमेंट बना सकें, वो घटाई जा सकती है। दूसरा ये है कि कोई भी सरकार मौजूदा कानून की व्यवस्था में भी अगर बदमाश अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जल्दी से करे। हमारे सिस्टम थोड़े कमजोर है, मुकदमे चलते भी है तो बहुत टाइम लगता है, इन्वेस्टिगेशन होता है तो बहुत टाइम लगता है, कई कई साल बाद फैसले होते हैं। तो अगर कोई ज्यादा तेज सिस्टम, जुडिशियल ट्रैकिंग सिस्टम अच्छा हो, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम अच्छे हो, यानी पुलिस और जुडिशरी को जो इस काम में लगे हुए करप्शन खत्म करने में, इन पे अगर थोड़ा निगाह जाए पब्लिक की भी और सरकार की भी कि इसको अच्छा कर दें ताकि जो करप्ट आदमी उसका फैसला कर जल्दी हो जाएगा और सजा हो जाएगी, तो एक सजा होने पे कम से कम 150 लोगों पर डर बैठेगा। और तीसरी गिरावट ये है कि डिस्क्रिशन जहां पर बहुत चॉइस है, भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित निर्णय हो, आपकी माइनिंग के लाइसेंस देने में। जी बिल्कुल, अनीस भाई बहुत अच्छा सुझाव है। देवेंद्र प्रताप, मैं तो बड़ा सीधा ठेठ आदमी हूं, थैंक यू, लंबी चौड़ी बात जानता नहीं, एक प्रैक्टिकल बात कहता हूं जो मैंने देखा। लखनऊ में एक 5 तारा होटल है ताज वेदांता, आप उसकी कैफेटेरिया में चले जाइए, किसी ने हर 2 मेज छोड़ के तीसरी मेज पे कोई ही उत्तर प्रदेश सरकार का नौकरशाह बैठ के चमेली वाली चाय पी रहा होगा, जैस्मिन टी बोलते हैं जिसको। 1 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह बाबू की, अधिकारी की, आईएएस की 2 लाख होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। राष्ट्रपति का ग्रेड तो मिल नहीं जाएगा। तो मैं आज तक ये नहीं समझ पाया ताज वेदांता का बिल कैसे चुकाते हैं देवेंद्र जी। मैं इनसे ज्यादा तनख्वाह पाता हूं लेकिन ताज वेदांता में जैस्मिन टी नहीं पीता, जिस बच्चे पढ़ाऊं कि जैस्मिन टी पीऊं। अमिताभ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से भौतिकतावाद की संस्कृति, वेस्टर्नाइजेशन की संस्कृति लोगों में, खासकर अधिकारियों में, उनके पत्नियों, उनके बच्चों में, उनके परिवारों में बढ़ा है, ये निश्चित तौर पर इसके लिए चुने नहीं गए थे। आज ये देश की सबसे सम्मानित नौकरी पे है। एक अधिकारी आईएएस आईपीएस होता है, उसको गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है, नौकर मिलता है, चाकर मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, एक अच्छा तनख्वाह मिलता है, समाज में पद और प्रतिष्ठा, सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है। उसके बाद भी ये रोज अधिकारी काली कमाई करता है। तो अमिताभ, मैं कहना चाहता हूं, आपके इस मुहिम को मैं सलाम करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं आपको, और इस काले कारनामों को खत्म होना चाहिए। और यदि योगी जी इस काले कारनामों को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के बहकावे में ना करके यदि इनको सही पोस्टिंग, ये पता नहीं क्या है राजीव सर, पता नहीं अमिताभ जी क्या है कि इन लोगों में पता नहीं कोई साल लाल जला रहता है कि किसी भी की सरकार आ जाती है, रातों रात उनके खास हो जाते हैं। और फिर जो नेता उनको पोस्ट करता है तो उस पर ये दुहाई देता है, ये उनका बचाव करता है कि नहीं, इस अधिकारी में कॉम्पिटेंसी काम करने की बहुत ज्यादा है, ये रातों रात ये सड़क बना देगा, रातों रात उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देगा। इस जो है मानसिकता को खत्म करना है, क्योंकि उस कंपटीशन में सारे वो अधिकारी वही कंपटीशन, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, वही इंटरव्यू फेस करके आते हैं, पास होते हैं। इसलिए जब ठीक बात है, किसी भी अधिकारी को उत्तर प्रदेश में चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे प्रदेश विभाग में महत्वपूर्ण पद हो,
उसमें मैंने अभी ताज मेहमानता की अपने अनुभव से कही थी। जो अच्छे लोग हों उनको पोस्ट करना चाहिए। 2 बार मुझे जाने का अवसर मिला, मैंने देखा तमाम नौकरशाह वहां बैठे थे, इसको विकास की दिशा और चुस्की ले रहे थे चाय की। सवाल उठता है, ठीक है देवेंद्र जी, राजीव मिश्रा, वही लोग, सर मैं भी देख रहा हूं अक्सर आशंका, मेरी चिंता इस बात की है कि वो लोग हर सरकार में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर लेते हैं। आज इस बात की गारंटी इस प्रदेश के सामने होनी चाहिए कि ऐसे जो लोग बहुचर्चित तौर पर हैं, जिनके भ्रष्टाचार के किस्से गांव-गांव, गली-गली गूंज रहे हैं, जिनके भ्रष्टाचार के किस्से सड़कें बता रही हैं, पुलिया बता रही हैं, पुल बता रहे हैं, परिवहन विभाग बता रहा है, स्वास्थ्य विभाग बता रहा है, बिजली विभाग बता रहा है, बिना खंबा लगाए खंबे का बिल पास करा दिया। ऐसे जो चमत्कारी नौकरशाह हैं, उनसे ये सरकार अपने को दूर रख पाएगी? अमिताभ जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, बिल्कुल छूने वाला प्रश्न किया है। मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूं, जिस समय लिस्ट आएगी और आप देखिएगा उस लिस्ट में आईने की तरह साफ होगा, स्वच्छ छवि होगी। जो अधिकारी और जो सरकारी को काम करना होगा वही योगी के पास आएगा, क्योंकि योगी 4 बजे बुला लेगा और काम करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि सुबह 9 बजे चल रहे। अगर योगी ने कहा कि ये काम शाम तक चाहिए तो चाहिए। और जिस तरह से आप कह रहे पोस्टिंग की बात, मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो सूची आने जा रही है वो सूची ऐसी होगी कि सब आश्चर्य करेंगे। जो वो काम करने वाले अधिकारी है उनको आगे लाया जाएगा, उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। अगर जो काम नहीं करेंगे उनको हटाया भी पदों से जाएगा। और ये चीज बहुत अच्छी आपने बात कही, ये डिबेट जो आपने विषय रखा, इसके लिए मैं सदा आपको बधाई देता हूं। जिस तरह से आप अधिकारियों की बात कर रहे हैं, पहले दिन उन्होंने कहा कि अपना शपथ पत्र दे दो और साल भर में अपना हिसाब बता के जाओ सारे इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स को कि मैंने इतना बजट भरा है। लेकिन ये चीज पहली बार हुई है कि योगी जी ने अपने नेताओं से भी कहा और नौकरशाहियों से भी कहा हिसाब जरूर। और ऐसा योगी जो एनएससी से उतरे, वो पान की थूक देके कि ये पान ये कहां से खा रहे हैं, ये पान का बंद करो, ये पहली बार अगर किसी ने किया। थाने में मुआयना करने जा रहा है, पहले वही थाने थे, वहां से सपा का सारा कार्यालय चलता था, आज पुलिस वहीं से कार्य कर रही, आज एंटो रोमियो का कार्यक्रम चल रहा है लगातार। अभी तो कोई चीज बदली नहीं गई, अभी तो ये योगी का दहशत में कार्य हो रहा है। अगर जिस दिन बदल दी जाएगी उससे लैंड ऑर्डर कितना मजबूत होगा ये आपको ही पता होगा। और जिस तरह से आप अपने चैनल से, मैं कल देख रहा था कई चैनलों पे महिलाओं से पूछ रहे थे, तो उन्होंने इब्तिदाए इश्क है, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। एक ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद आएंगे तो 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास है जी। Preposterous. English? Good, good. What good? 31 मार्च के बाद जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर नहीं होगा। देन वीडियोस देख के इंग्लिश सीखना बंद। पगले कंटिन्यू होएगा अनलिमिटेड मजा जियो प्राइम में। जियो प्राइम में एनरोल करो सिर्फ 99 रुपीज में और फ्री वॉइस कॉल्स होएगा, अनलिमिटेड डेटा चलेगा करीब 10 रुपीज पर डे। पर एनरोल करो 31 मार्च तक, तभी होएगा अनलिमिटेड होएगा, कंटिन्यू होएगा जियो प्राइम में। मेरे पति मेहनत का काम करते हैं ना, तो कॉलर तो गंदा होगा ही। उनका फेवरेट शर्ट है, ज्यादा घिस नहीं ना सकते, हटवट गया तो। ओ मैडम, ये बहानेबाजी छोड़िए, तो क्या करें? लाइए घड़ी डिटर्जेंट किक, जो है कफ और कॉलर का स्पेशलिस्ट। इससे कफ और कॉलर साफ हो पूरी तरह।
इंडिया का फेवरेट राजश्री पान मसाला। ये खुशबू सुबह में है, ये खुशबू हवा में है, ये खुशबू चल रही है सबको साथ लेकर। तिरंगा अगरबत्ती, देश की खुशबू। यूवी फेयर सिर्फ रात में एक बार खाना नहीं, चेहरे पे लगाना और मेरी तरह चमकते रहे। यूवी फेयर अब लड़कों की निकल पड़ी। तो नई नई सरकार है, नए नए मंत्री हैं, लेकिन अधिकारी अभी तक पुराने ही हैं। और कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो दागी हैं, जुगाड़ू हैं, और वो दस्तक दे रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन क्या इन दागी और जुगाड़ू अधिकारियों से बच पाएगी बीजेपी सरकार? योगी सरकार कितना दूर रख पाएगी अपने आप से? ये आज जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। पैनल हमारे साथ बना हुआ, सीधे चल रहा है के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास। अमिताभ जी प्लीज। अंसारी साहब, एक नई टेक्निक इजाद की नौकरशाहों ने, और खास तौर पर कुछ केसेस ऐसे मेरे संज्ञान में आए जिसमें जो प्रमोटी हुए आईएएस, प्रमोट होके उन लोगों ने एक नई विधा खोजी, एक नई टेक्निक खोजी कि जब सरकार जाने को हो तो चुनाव से 6 महीना पहले मनवार करके, चिरौरी करके अपनी पोस्टिंग खराब जगह करा लो, साइडलाइन पोस्टिंग जिसको बोलते हैं आपकी भाषा में, ताकि नई सरकार आए तो जाके तुरंत दिखाओ कि भैया मैं तो पिछली सरकार में साइडलाइन था, तो दो। 4.5 साल भ्रष्टाचार करने के बाद 6 महीने स्वेच्छा से साइडलाइन पोस्टिंग ले लो और फिर नई सरकार में 5 साल के लिए मलाईदार पोस्ट के लिए जुगाड़ लगाओ। अंसारी साहब, ये भी एक नया चलन देखने को मिल रहा है। जी, मुझे जाती तौर पर ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको जानकारी है तो सही होगी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि किसी भी सरकार के लिए ये मालूम करना कि कौन ऑफिसर ईमानदार है और कौन बेईमान है बहुत आसान है। आम जनता को भी काफी अंदाजा होता है कि कौन ऑफिसर खराब है। कोशिश ये होना चाहिए सरकारों के जरिए कि जो लोग अच्छी छवि वाले हैं उनको अच्छे ओहदों पर रखे जाए उनकी सलाहियत के मुताबिक। और अभी भी ये खुदा का शुक्र है कि यूपी में और दूसरी स्टेट्स में ईमानदार अफसरों की तादाद जो बिल्कुल जुगंदर टाइप के, जुगाड़ू टाइप के अफसरान हैं उनसे बहुत ज्यादा है। अच्छे लोगों की तादाद अभी ज्यादा है। ऐसी सूरत में सरकार को काम चलाने में कोई दुश्वारी नहीं आएगी, बशर्ते कि इरादा कर लिया जाए कि हमें अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना है। और जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी, जैसे लोकायुक्त ने कई 100 लोगों के खिलाफ, जिनमें अफसरान भी हैं और नेता भी हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट दे रखी सरकार को कई सालों से। सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए कि जिनके खिलाफ प्राइमरी फेसी केस बन के आ गया, बड़ी छानबीन के बाद लोकायुक्त के जरिए, उस पर फिर तेजी से कार्रवाई हो। अगर पुराने जिन लोगों के खिलाफ केसेस बने हुए हैं उन पर अगर कार्रवाई जल्दी हो, उनको सजा हो, तो जो लोग थोड़े बहुत बॉर्डर लाइन में बैठे हैं और लालच में कुछ करें, उनको कोई डर बचेगा और जनता पे ये जाएगा कि सरकार नेक नीति से काम कर रही है। तो मैं नई सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा कि बहुत ज्यादा इधर उधर देखने के बजाय सीधा सीधा जो लोकायुक्त की रिपोर्टें हैं उनको निकलवा लें, उसमें जो बड़े केसेज वहां से शुरुआत करें। टॉप के जो बड़े केसेज हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए वाले, वहां से शुरुआत करें, उनके खिलाफ कार्रवाई। एक चीज और करने की है, वो ये है कि जो जिन एरियाज में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन है, जैसे लाइसेंस दिया जाता है उसका गाड़ियां चलाने का, उसमें उनकी विधाएं इतनी सरल की जाए कि उसमें बहुत ज्यादा चॉइस हो। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एजेंटों के जरिए आप ऐसे ड्राइवर को लाइसेंस दिला सकते हैं जिसको गाड़ी बिल्कुल चलाना न आती हो, और ये सबको मालूम है कि एजेंटों के जरिए होता है। कोशिश होना चाहिए कि ऐसे महकमे जब पहले से पता है
मैं खाली ये मिसाल के तौर दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ही घपला हो रहा है, और भी जगहों पर घपले हो रहे हैं, और वो सबको मालूम है, सारी सरकारें जानती। सरकार की जो विल पावर है और जनता की विल पावर, वो इस पर लग जाए कि हमें बेईमान लोगों को सजा देना है और उनको घटाना है उनके डिस्क्रिप्शन को, तो मुझे लगता है कि सुधार आ सकता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे सुझाव दिए अंसारी साहब आपने। राजीव मिश्रा, मैं सरकारों तक जब भी कोई शिकायत पहुंचाता था तो कहा जाता था इसकी जांच कराते हैं। मैं समझ नहीं, मेरी बात सुनो, मैं समझ नहीं पाता, दरोगा बेईमान है कि ईमानदार, उस इलाके में जाके पूछ लो, जनता सबसे अच्छी जज। बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले में बेईमान है कि ईमानदार, प्राइमरी स्कूल के मास्टरों से पूछ लो, वो बताते हैं। जिला अस्पताल का सीएमओ भ्रष्ट है कि अच्छा, मरीजों से पूछ लो। सब जानते हैं, जनता जानती है। अगर कोई नहीं जानता है तो सरकारें नहीं जानती हैं। जनता चीखती है कि ये आदमी बेईमान है, सरकारें कहती अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। ये नाटक कब तक, राजीव भाई? अमिताभ जी, अनीस अंसारी यहाँ के उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे, बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्रेस किया। लोक आयोग को सख्त करना पड़ेगा, और लोक आयोग को सख्त, पहले भी 1.5 दर्जन मंत्रियों के मुकदमे हैं, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर लोक आयोग को सख्त कर दें, जो आईएसओ की इंक्वायरी कर रही, अगर उसमें मुकदमे में अगर उसमें निर्णय सुना दिया जाए तो सही में डरेंगे। और जिस तरह से सरकारों में लोक आयोग बिल्कुल कमजोर कर दिया है, योगी जी का सबसे होगा कि लोक आयोग को सख्त करे और उसमें कार्रवाई हो। आईएसओ के ऊपर जब कार्रवाई शिकंजा कसेगा तो निश्चित से ये डरेंगे, दहशत में रहेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। अमिताभ सर, कहना चाहता हूं, कहने और सुनने में दोनों में अच्छी है, लेकिन अमल में लाने में बड़ा मुश्किल होता है ना। देखिए अमिताभ जी, आप कह तो रहे, लेकिन यही योगी जी है जी, पहले चीफ सेक्रेटरी थे, यही वो डीजीपी थे, सब कार्रवाई आज हो रही कि नहीं? आज एंटी रोमियो की बात कर रहे हैं, आज हमने वही उन्हीं पुलिस वालों से बूचर खाने बंद कराए, क्योंकि पहले इन्होंने भी तो बूचर खाने चलाए, कितनी कटाई करे थे, वही चीफ सेक्रेटरी डर के मारे। अगर दहशत अच्छी होगी, मुख्यमंत्री ईमानदार होगा तो काम कराने का भूखा भी होगा, और जिस तरह का अधिकारी तभी डरेगा जब ईमानदार होगा, डिसऑनेस्ट होगा। ये मुख्यमंत्री में ऐसा खूबा है, ईमानदार, डिसऑनेस्ट है और भगवा पहनता है, बैठाएगा, मट्ठा खिलाएगा, गुड़ चना खिलाएगा और काम बिल्कुल लेगा। अगर जो काम नहीं करेगा वो पद से हट जाए या इस्तीफा दे दे। नाम ले ठीक है। धर्मेंद्र जी, देवेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे, देवेंद्र प्रताप। अमिताभ जी, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अभी भी हमारे ईमानदार अधिकारियों की संख्या भ्रष्टाचारियों से कहीं बहुत ज्यादा है। यदि रेशियो देखा जाए तो 80 और 20 का आएगा। हम इस बात को बिल्कुल जानते हैं कि 80% हमारे ईमानदार अधिकारी हैं, तो वो 20% अधिकारी कुछ भ्रष्ट है, कुछ महाभ्रष्टतम है, जिनकी रिपोर्ट लोकायुक्त हमेशा जो है दिए। कम से कम 500 ऐसे जो अधिकारी और नेता का जो है लोकायुक्त ने नाम गवर्नर को दे रखे हैं, उन पे कार्रवाई यदि योगी जी हैं, योगी है, यदि सन्यासी हैं, ईमानदार है, तो उनको करनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं अमिताभ भाई कि राजीव मिश्रा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बड़ी लंबी लंबी बातें किया है इन्होंने आपके चैनल के माध्यम से। मैं कहना चाहता हूं कि चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, शुचिता और पारदर्शिता की बात करने वाले लोग अपने आईने में, अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि उत्तर प्रदेश मोहम्मद समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश आए हैं, लेकिन हो रहा है। आपने अभी तक जिस तरीके उत्तर प्रदेश में नकल जबरदस्त तरीके से हो रहा है, नकल पे आप कोई जो है रोकने लगा रहे हैं। आप एंटी रोमियो, कोई बच्चा प्यार कर रहा है,
कोई जो है लड़के लड़कियां जो है ये कहीं बैठे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं अपनी लिखाई पढ़ाई। अभी विषय मेरे शो में एक दिन में एक विषय, देवेंद्र प्रताप एक दिन में एक विषय, आज अधिकारियों पर चर्चा कर ले, फिर नकल पर करेंगे। आज अधिकारियों पर चर्चा कर ले देवेंद्र। अभी आप आज मेरे शो में विषय एक होता है, पूरी बहस उसी पर फोकस्ड होती है। दोस्त, बहस को भटकाइए नहीं, एक मुद्दे पर चर्चा करिए ताकि जनता को कुछ समाधान दिखे, राजनेताओं को कुछ सबक जाए। मैं भ्रष्टाचार जी, अमिताभ जी, मोहम्मद अहबाद, समाजवादी पार्टी। सर, मैं मुद्दे पे आपका जो उद्देश्य है आपका जो उद्देश्य है सर, मैं उस मुद्दे पे आना चाहता हूँ। ठीक है देवेंद्र भाई, भ्रष्टाचारी अधिकारियों पे ये कहते हैं लेकिन तो ये कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक बात जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोहम्मद देवेंद्र भाई रुकिए, मोहम्मद अहबाद जुड़े सपा नौजवान कह रहे हैं मोहम्मद अहबाद उसका 50 मैंने देखा, समझ लीजिए, ठीक है, सुनो भाई जी, मैंने देखा 50 उद्योगपतियों को दरोगा हैं उनके पैसे। अनीस अंसारी साहब की भी नजर कर रहा हूं, ये बात सवाल मोहम्मद अहबाद से। मैंने देखा सपा और बसपा की सरकारों में भ्रष्टाचारी सिपाही बदल गया थाने का, होमगार्ड का ट्रांसफर हो गया, दरोगा का ट्रांसफर हो गया, लेखपाल पटवारी ट्रांसफर हो गए, सबकी सब सरकार बदलती थी तो। लेकिन जो ऊपर के 4-5 दुलरुआ थे वो उस सरकार में भी खिलाड़ी होते थे और इसमें भी होते थे। तो मैं आज बहस इस पर कर रहा था कि ये कैसे, कौन सा जादू टोना जानते हैं ये अधिकारी कि हर सरकार को सम्मोहित कर लेते हैं। पूनिया साहब कुछ समय पहले मुलायम सिंह जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, गेस्ट हाउस कांड के बाद नई सरकार बनती है, मायावती जी होती है चीफ मिनिस्टर, वो उनके भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो जाते हैं। मोहम्मद अहबाद, देखिए, जो भ्रष्टाचारी हो उसका तो समाज को भी बेदखल करना चाहिए। सरकारें तो करती हैं और कुछ लोगों को जो नेताओं के प्रिय होते हैं उनकी वजह से उनकी दाल गल जाती है। लेकिन इस चीज के लिए तो सबको एक मत होना चाहिए कि चाहे अधिकारी हो या नेता हो या चपरासी हो या बाबू हो, जो भ्रष्टाचारी है, जो समाज के लिए कलंकित है, जो हमारे देश और प्रदेश को तरक्की में अवरोधक है, जिससे समाज में बुराइयां उत्पन्न होती हैं, और सबसे ज्यादा अगर आज की डेट में उत्पन्न हो रही हैं तो भ्रष्टाचार से उत्पन्न हो रही हैं। तो भ्रष्टाचार के अधिकारियों को, भ्रष्टाचारी लोगों को, ये तमाम लोग मीडिएटर का काम करते हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। अच्छी कही आपने, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, एक सीनियर आईएएस के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को, सरकार को कहना पड़ा, पिछली सरकार को, कि इस आदमी में ऐसा क्या है कि इसका ट्रांसफर ही नहीं होता नोएडा से। हाई कोर्ट को कहना पड़ा, हटाया, लेकिन उससे बड़ा पद सृजित करके उसको फिर नोएडा में ढाल दिया। इसका मतलब उसमें कुछ तो मीठा है। हाई कोर्ट कह रहा है इसको हटाओ, सरकार कहती नहीं हटाएंगे। देखिए, कुछ अधिकारी क्या करे जनता। देखिए, सरकार की मंशा, सरकार जो समाजवादी पार्टी की सरकार की मंशा थी कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हो, वो उत्तर प्रदेश के अंदर आज विकास दिख रहा है। चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे बिजली हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे एजुकेशन हो, सबको कोई दिखावा नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार मंजूर नहीं, काम हुआ है। मैंने विकास के नाम पर देश को भ्रष्टाचार मंजूर नहीं। मैंने अमिताभ जी कहा आपसे कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पे किसी को मंजूर नहीं। और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने भी काम किए हैं, अब बीजेपी आ गई है, लोगों ने चुना है, आप देख रहे हैं कि कितना, वो सिर्फ अभी लोग मोदी करते थे, अब लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार की योगी करें।
काम तो नहीं कर रहे हैं, दिखावे की राजनीति नहीं चलेगी। जनता चाहती है कि कैसे नौजवानों को रोजगार मिले, कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरे, कैसे हमारे लोगों का इलाज हो, कैसे सड़कें हो, कैसे कानून व्यवस्था सही हो। कानून व्यवस्था सही आवश्यकता से नहीं होगी। कम है, आप बहुत देर से आए। अनीस अंसारी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, अंतिम टिप्पणी अनीस अंसारी साहब से। अंसारी साहब, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि कुछ निजी कारण की वजह से मैं लेट हो गया। वैसे मैं लेट नहीं हो आपका मैं ये अर्ज करना चाह रहा था जी। अरे कोई नहीं भैया, के जरिए नहीं हल। अंसारी साहब, ट्रांसपेरेंसी जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो इंडेक्स बनती है सर, जी। अरे कोई नहीं भैया, के जरिए नहीं हल। अंसारी साहब, ट्रांसपेरेंसी जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो इंडेक्स बनती है जी। अरे कोई नहीं भैया, के जरिए नहीं हल। अंसारी साहब, ट्रांसपेरेंसी जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो इंडेक्स बनती है सर, उसमें 186 मुल्कों के मामले में हम लोग बहुत नीचे पायदान पे हैं। और हमारे लिए चिंता की बात ये होना चाहिए भारतवर्ष के लिए, पूरे मुल्क के लिए, कि हम लोग अपने सारे पड़ोसी दोस्तों के मुकाबले में ज्यादा भ्रष्ट माने गए हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क, नेपाल जैसा गरीब मुल्क, श्रीलंका, चाइना जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क, आसपास के जितने ईस्ट के कंट्रीज हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सब के मुकाबले में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भारतवर्ष को ज्यादा करप्ट मानती। ये चिंता का विषय है कि हम लोग इतने बड़े 120 बिलियन आबादी वाले मुल्क, 5000 साल की हमारी सभ्यता और उसकी ट्रेडिशन, उसके रहते हुए हम लोग छोटे छोटे मुल्कों के मुकाबले में ज्यादा भ्रष्ट हैं। ये पार्टी लाइन में देखने वाला विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी, कांग्रेस इस हिस्सों में बढ़ के इस समस्या को नहीं संभाला जा सकता। ये सामूहिक समस्या है और इसका इलाज जब एक कंसेंसस डेवलप होगा, जब सब लोग मिलकर सोचेंगे, सारी पार्टियां, सारी गवर्नमेंट, भाई ये बीमारी है, इससे गरीबों को नुकसान होता है, छवि खराब होती है, और फिर उसके लिए सिस्टम अच्छे बनाने पड़ेंगे, तब कहीं जाके ये समस्या हैंडल होगी। बहुत अच्छी बात कही आप। डीपी सिंह साहब कुछ कह रहे थे आप? थैंक यू। पंकज जी, अंताज जी, मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। निश्चित तौर पे हम राजनीतिक दलों को शुचिता और ईमानदारी का पाठ जो हम शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, जनता की सेवा का शपथ लेते हैं, निश्चित तौर पे हम राजनीतिक लोगों को सबसे पहले पारदर्शी और ईमानदार होना पड़ेगा। और जो हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सिस्टम है, निश्चित तौर पे जितना महंगा चुनाव होता जा रहा है, नेताओं के एक पहले के नेता, कांग्रेस के जमाने के नेता हुआ करते थे कि विधायक और सांसद जो है एक छोटी सी जीप पे चला करते थे। आज 27 साल से उत्तर प्रदेश में जब सरकार नहीं है, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार आकर डूबा है। लोगों के जो जरूरतें हैं वो अपनी कमाई से ज्यादा हुआ है और इसको कम करना चाहिए। जनता ने आपको वोट दिया है, राजीव मिश्रा जी, जो है छोटे सा देश की सेवा करने के लिए, किसानों और उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए। राजीव मिश्रा जी, तौर पर राजनीतिक लोग यदि ईमानदार होंगे तो अपने आप जो है अपने आप अधिकारी ईमानदार हो जाएगा। और जो एवाब ने कहा है, सही बात कहा है कि जो बिचौलिए होते हैं, बिचौलिए सुन लीजिए, समय नहीं है हमारे पास, प्लीज मिश्रा जी। देखिए, जिस तरह योगी जी बहुत ही अच्छी आईएएस आईपीएस की टोली बनाई है, उनके साथ भ्रष्टाचारी कोई नहीं होगा। उनके दहशत से ही भ्रष्टाचारी वहां पे पोस्टिंग नहीं हो पाएगी और वो कराएंगे भी नहीं। उनको काम चाहिए। इस उत्तर प्रदेश का पूरा काम बना चुके हैं और उत्तर प्रदेश का जिस तरह का काम है, मैं चाहता हूं नौजवान जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे मित्र बता रहा हूं, 5 साल इन्होंने भी राज किया और 5 साल में राज किया, ये आपको भी मालूम करते हैं, महंगाई भी करते हैं। आज अंताज जी नौजवानों
रोक रहे हैं मिश्रा जी आपको। अमिताभ जी के पास जा रहे हैं संपादकीय टिप्पणी के लिए। अमिताभ जी संपादकीय बात प्रिय मित्र बताना। ठीक है, आगे एवं साहब सबकी बात आ गई, धन्यवाद। मुश्किल मालूम क्या है? मुश्किल ये है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरही सुनर न घनेरे। उपदेश सबके पास है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे जब आप सत्ता में थे तब क्यों नहीं किया? सबसे यही सवाल है मेरा। और जो आज सत्ता में है वो क्यों नहीं करे? सत्ता तो कभी खाली नहीं रही ना, कोई ना कोई उस पर बैठा। तब ये लोग कैसे पनप गए? नाम लेके बोलूं क्या? हजारों करोड़ की संपत्तियां अर्जित कर ली, जिनकी तनख्वाह 1,50,000 रुपए थी, जिनके बच्चे विदेश पढ़ने चले गए। ये लक्ष्मी कहां से आई? छोटा छोटा प्रमोटी नोएडा में 1,000 मीटर की कोठी बनवा रहा है, लखनऊ में 1,000 मीटर की कोठी बनवा रहा है। कहां से पैसा आ रहा है? डिग्री कॉलेज में जो प्रोफेसर है उसका भी ग्रेड वही जो IAS का है। मैंने एक बार पूछा था अमिताभ ठाकुर से कि भाई कितनी तनख्वाह है, लेकिन उनके खर्चे देख लीजिए, उनकी जीवन शैली देख लीजिए। जहाज में ऐसे घूमते हैं जैसे हम विक्रम ऑटो में नहीं चल सकते। ये कौन लोग हैं? और एक बात बहुत साफ कहूंगा, अनीस अंसारी साहब बैठे हैं, मैं इनका बड़ा अदब करता हूं। अच्छे लोगों का अदब होना चाहिए। यह तर्क मुझे कभी मंजूर नहीं हुआ ना होगा कि विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का रास्ता खुल जाए। कोई सरकार अगर मुझसे यह कहे कि मैं 10,000 बच्चों को नौकरी दे दूंगा, लेकिन 5 लाख रुपया पर कैंडिडेट लेने दो भाई, तो मैं कहूंगा ना, ये रास्ता मंजूर नहीं होना चाहिए। बोले ये पुल बनवा दे, बोले हाँ, बोले लेकिन 100 रुपए की बजाय 300 में बनेगा। 100 रुपया फुट नहीं बनेगा, 300 रुपया फुट बनेगा। नहीं, भ्रष्टाचार की गंगोत्री से होके आया विकास देश के लिए कभी शुभ नहीं हो सकता। भ्रष्ट तरीके से जो नौकरी पाएंगे वो भी भ्रष्टाचार ही करेंगे। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, किसी सरकार का पैसा होता है कि सरकार का पैसा क्या होता है? मैंने कई IAS लोगों से पूछा कि सरकारी पैसा क्या होता है भाई? सरकार के पास पैसा कहां से आता है? हम देते हैं तभी आता है ना। हम लाइफबॉय साबुन खरीदते हैं, टैक्स देते हैं तो सरकार के पास पैसा जाता है। हम बिस्कुट का एक पैकेट खरीदते हैं, टैक्स देते हैं तो पैसा जाता है। ये सरकार का पैसा नहीं, ये राजतंत्र नहीं। मैं देख रहा हूं एक नया चलन चला, जो प्रमोटी है वो ज्यादा गुणी है। एक सीनियर IAS थे अनिल अंसारी साहब जैसे, उनसे मैंने पूछा, मैंने दादा ये प्रमोटी ज्यादा गुणी कैसे है? बोले ये 100 रुपए से शुरू करते हैं करियर और करोड़ों तक जाते हैं। इनकी डील की रेंज बड़ी लंबी। जब करियर शुरू किया था तो 100 भी ले लेते थे। इतने सिद्धहस्त हो गए, ग्राम प्रधान को साधना शुरू किया है, MLA MP, फिर मंत्री और मुख्यमंत्री तक साध लिए। ऐसे चमत्कारी पुरुष हैं उत्तर प्रदेश में, क्या नहीं है? काहे को मुंह दिखाई जैसी बात करे? क्यों ढीली ढाली बात करे, सीधी बात क्यों नहीं हो? क्या ऐसे लोग नहीं हैं? उनके हाथ की घड़ी देख लीजिए, उनके हाथ की घड़ी बताती है कि उनके 5 साल की तनख्वाह के बराबर मूल्य की घड़ी है। ये कहां से आई? इतना मोटा मोटा हीरे की अंगूठी पहनने हैं जितना आदमी फिरोजा नहीं खरीद पाए। 2.5 किलो मैं बता रहा था जब एहबाज साहब नहीं आए थे कि एक जूनियर इंजीनियर से जो जिसने जीवन शुरू किया, उस आदमी क्या छापा पड़ा तो बाहर, घर में नहीं, बाहर जो एक गाड़ी ऐसे ही खड़ी थी, धूल खा रही थी, उसकी डिक्की में 12 करोड़ मिले। बताओ, डिक्की में ऐसे डाल दिए, बोले पड़े रहने दो यार, कौन गिने। 2.5 किलो हीरा मिला। 2.5 किलो जीरा नहीं होगा आदमी के घर में। क्या ये सब लोग दुलारे नहीं रहे सरकारों के? सरकारें बदली, सपा के लोगों ने बसपा पर मुकदमा लिखाया होगा, बसपा के लोगों ने सपा पर, लेकिन इन अधिकारियों पर मुकदमा किसी ने नहीं लिखाया कभी ना।
और बल्कि पूछा, बुलाया, बोले भाई आओ, जितने भी लोग अतिरिक्त प्रतिभा के धनी हैं इस ढंग के, उनको बुलाओ तुरंत। मैं आज इसीलिए सजग करने आया नई सरकार को। उत्तर प्रदेश में गरीब जनता की खून पसीने की कमाई अधिकारियों की जेब में नहीं जाए। भ्रष्ट नौकरशाह सीन से बाहर होने चाहिए। ये जनादेश केवल इसलिए नहीं था कि सपा की जगह बसपा भाजपा सत्तासीन हो जाए। ये जनादेश है, शासन का तरीका बदलना चाहिए। ये जनादेश है, 22 करोड़ लोगों का ये मैंडेट है, शुचिता आनी चाहिए। आखिर कब तक भ्रष्टाचार को ढोएंगे? स्कूल में बच्चों के लिए जो मिड डे मील जाता है उसमें रिश्वत खा रहे हैं लोग। राशन की दुकान में धांधली कर रहे हैं। कोई तो धर्म छोड़ो, कोई तो क्षेत्र छोड़ो, नकली दवा खपाई दे रहे हैं। क्या क्या धक्करम नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है अखिलेश जी ने कहा था अभी चुनाव के कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था भाई ये बीएसए लोग जो है इन्होंने बड़ा वो किया गड़बड़, अगली बार आऊंगा तो इनको दुरुस्त करूंगा। बीएसए शिक्षा अधिकारियों की भूमिका क्या है उत्तर प्रदेश में, क्या पता नहीं? किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, बीतीता ही विसार दे। मैं योगी जी से कहूंगा, योगी जी ये चुनौती का अवसर है, ये परीक्षा का अवसर है। सरकार मंत्री कम चलाते हैं, नौकरशाह ज्यादा चलाते हैं। अंसारी साहब मेरी बात से सहमत होंगे। ऐसे नौकरशाह होने चाहिए नियंत्रक पदों पर, जिनकी विश्वसनीयता असंदिग्ध हो, जिनके आचरण पर जनता को भरोसा हो। तेरे और मेरे चेहरे देख के नौकरशाहों का चयन नहीं होना चाहिए। धूर्त और कपटी नौकरशाह, भ्रष्ट नौकरशाह सत्ता से दूर होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टीपी सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजीव मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस अंसारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अहबाद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो योगी सरकार के लिए ये भी एक कठिन दौर होगा, चुनौती होगी कि दागी और जुगाड़ू अधिकारियों से उसे दूर रहना होगा, और यही प्रदेश मुक्त उत्तराखंड के लिए, भारत के लिए अच्छा रहेगा। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज के साथ।